दोस्तों नमस्कार। आपका आपके ही YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो इस प्रकार है। आज के वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट एडिशन AGP बुक प्रकाशन की एग्जाम सालवार व्याख्यात्मक साल पेपर हिंदी है। विस्तृत व्याख्यात्मक प्रमाणिक हल सहित विशेषज्ञों द्वारा लिखित प्रश्नों के उत्तर का व्याख्यात्मक समाधान एवं विवरण, आयोग द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक फाइनल आंसर की के अनुसार अतिरिक्त सूचनाओं का समावेश इसमें किया गया है। यह पुस्तक असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज डाइट प्रवक्ता तथा आश्रम पद्धति प्रवक्ता के लिए विशेष उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा तथा अन्य राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को जो है शामिल किया गया है। आज हम इस पुस्तक के प्रथम पेज से लेकर 30 पेज तक के सामग्री को जो है कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा JDC 2020। परीक्षा तिथि 15 मार्च 2022। परीक्षा तिथि 15 मार्च 2022, लेकिन हम 30 पेज तक लेंगे। देखिए कितना आता है। तो आइए देखते हैं। अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो है चिकित्सा शास्त्र से। व्याख्या: अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। विरेचन शब्द यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी चिकित्सा शास्त्र का परिभाषिक शब्द है कैथारसिस तथा भारतीय चिकित्सा शास्त्र का परिभाषिक शब्द आयुर्वेद विरेचन है, जिसका अर्थ होता है रोचक औषध के द्वारा शारीरिक विकारों तथा उदर के विकारों की शुद्धि। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध आदि मानसिक मलों का निष्कासन एवं शोधन आवश्यक है। विरेचन का उल्लेख अरस्तु की रचनाओं में केवल 2 स्थान पर मिलता है। प्रथम उसके पोएटिक्स काव्यशास्त्र ग्रंथ में, जहाँ ट्रेजेडी के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। दूसरा राजनीतिक नामक ग्रंथ में, जहां उन्होंने संगीत की उपयोगिता को प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 2। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? तो वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग प्रवर्तन का श्रेय पुष्टि मार्ग प्रवर्तन का श्रेय वैष्णव आचार्यों में वल्लभाचार्य को दिया जाता है। पुष्टि मार्ग की आधारशिला महाप्रभु वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत दर्शन के आधार पर रखी। इसमें प्रेम प्रमुख भाव है। इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग शुद्ध द्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रंथ के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण करता है। इसको प्रेमलक्षणा भक्त भी कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। इसका मूल मंत्र उपनिषदों में पाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वरुथिनी एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए कि विक्रम संवत 1535 में इसी एकादशी को पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। संसार में दैविक भौतिक दुखों से दुखी प्राणियों के लिए पुष्टि मार्ग वह साधना पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति कष्टों से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भक्ति के अलौकिक आस्वाद को पाकर धन्य हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की भर गए तिमिर से ये शून्य गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है और याजक सा है, भटक रहा टुकड़े के हाथ पसारी, ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो उत्तर है अंधा युग। उत्तर उपरोक्त पंक्ति धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग से अवतरित किया गया है। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है।
है तथा आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजा, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है। धर्मवीर भारती की रचनाएं, उनका प्रकाशन वर्ष, काव्य प्रकाशन वर्ष, उपन्यास और प्रकाशन वर्ष, काव्य रचना। ठंडा लोहा 1946, अंधा युग 1954, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1996, सपना अभी भी 1993, अद्यांत मृत्यु के बाद प्रकाशित 1999 में। प्रमुख इनके उपन्यास हैं तो गुनाहों का देता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, पहला खत 1991, 11 सपनों का देश 1960। ये सब धर्मवीर भारती के हैं। आगे है धर्मवीर भारती की प्रमुख कहानियाँ। तो मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से 2000 ईस्वी। निबंध संग्रह एवं प्रकाशन वर्ष, ठेले का हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997। हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? तो बाबू देवकीनंदन खत्री। हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। खत्री जी के उपन्यासों का संसार तिलिस्मी और एआरी से भरपूर उर्दू दास्तानों तथा प्राचीन भारतीय राजकुमार राजकुमारियों की प्रेम कथाओं से निर्मित ऐसा संसार है जिसमें सब कुछ अतार्किक, जादुई तथा चमत्कारपूर्ण। अयारी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। देवकीनंदन के तिलिस्म रास्ते पर चलकर हरे कृष्ण जौहर ने कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, माया महाल, मयंक मोहिनी, भयानक खून आदि एआरी उपन्यासों की रचना की। किशोरी लाल गोस्वामी ने शीशमहल नामक उपन्यास लिखा। इन लेखकों को खत्री जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। गोपाल गहमरी ने जासूसी उपन्यासों का सूत्रपात किया। इनके उपन्यासों के कथानक भयंकर हत्याओं, डाका, रहस्यमय षड्यंत्रों से ओतप्रोत हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की अद्भुत रचना है जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। सुदामा चरित में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीनहीन दशा, कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा बचपन का दोस्त को बिना एक शब्द बोले सहायता करना आदि प्रसंगों का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। नरोत्तम दास की ब्रज भाषा के कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना सुदामा चरित एक मात्र खंडकाव्य है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य रचना मानी जाती है। इसके जन्म के विषय में अनेक मत हैं। जॉर्ज गैरसन अध्ययन के अनुसार महाकवि का जन्म संवत 1610 माना जाता है। ये कानकुंज ब्राह्मण थे। इनके परिवार के विषय में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि इनका जन्म विवादास्पद है। डायरी के नीरज पृष्ठ हीराचंद जोशी की कहानी है। हीराचंद जोशी अल्मोड़ा के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे तथा हिंदी की मनोवैज्ञानिक उपासना लेखन के प्रणेता थे। आप हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषा के विद्वान थे एवं अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा भी कई विदेशी भाषाओं के जानकार थे। हीराचंद जोशी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। लज्जा 1929, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, प्रेत की छाया 1946, निर्वासित 1948, मुक्तिपद 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1952, जहाज के पक्षी 1955, ऋतुचक्र 1969, धूप रेखा, दिवाली, होली, रोमांटिक छाया, आहूत, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरज पृष्ठ, कटेली फूल, लजीले कांटे आदि समालोचना तथा निबंध, साहित्य सर्जन, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, शरता व्यक्ति और कलाकार, रविंद्रनाथ, देखा परखा आदि।
निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति विचारणीय है, यह कथन असत्य है। बाकी मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था के समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद प्रजा तांत्रिक संख्या को पूंजीपतियों की संख्या मानते हैं जो उनके हित तथा श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की है? तो राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। सन 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म पर प्रबल आक्षेप करना आरंभ कर दिया। आरंभ में तो राजा राममोहन राय उन आक्षेपों का उत्तर देते थे, किंतु बाद में उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया था, बल्कि धर्मों की उच्च शिक्षाओं के तत्व से एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की है। ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। राजा राममोहन राय ने जाति बंधनों का खंडन किया है। ब्रह्म समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदों का पाठ और उपनिषदों के बंगला अनुवाद का वाचन होते थे। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली आगे देखते हैं। बुंदेली शब्द के विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाती है। यह कहना बहुत कठिन है कि बुंदेली कितनी पुरानी बोली है, लेकिन ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे हैं जो सदियों से आज तक का प्रयोग में आ रहे हैं। बुंदेलखंड की पद्धति में 7 स्वर तथा 45 व्यंजन का तंत्र व्याकरण ने संस्कृत की सरलीकरण प्रक्रिया में सहयोग दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी क्षेत्र को 2 भागों पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में विभाजित किया है। इन्हीं क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों को वे हिंदी की बोलियां मानते हैं। गियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। वहीं धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, वह है पत्नी। यह जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। व्याख्या देखते हैं। पत्नी कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार की कालजयी रचना मानी जाती है। मौन मितव्ययिता के धनी जैनेन्द्र कुमार स्त्री मन के चितेरे हैं। दबे पाव स्त्री के अंतस में गहरी पैठ बनाते हुए वे न केवल उनकी दमित आकांक्षाओं और छत विछत सपनों को सतह पर लाते हैं, बल्कि बेहद अनायास भाव से स्त्री को स्त्रीहीन शून्य बनाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था के हृदयहीन चरित्र को भी प्रकाश में आते हैं। पूछ की रात कफन एवं कालजयी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। प्रेमचंद मूलतः सामाजिक कहानीकार थे। कहानी विधा के क्षेत्र में प्रेमचंद ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की। प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी लिखी जाती थी उसमें मनोरंजन के तत्व होते थे, किंतु मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को लेकर कहानियां लिखी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य कृतियाँ हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्नगत काव्य पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं और कथाकार हैं। अपने जनवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार एक नदी बिल्कुल शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, मानो उदास हो गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नारी रोज के
काम से थक जाने के बाद उदासीन हो जाती है। चाहे वो नदी हो या नारी, दोनों इस जगत में लोगों की खुशी के लिए अपने अंदर उत्पन्न कंपन को स्वयं तक समेट लेती हैं। समाज की मर्यादाओं में स्वयं को बांधकर अपने सर पर वस्त्र रखती हैं। पंक्तियों के अनुसार हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उसे निद्रावस्था में कुछ देर छोड़ दें तथा नारी रूपी नदी को कुछ देर विश्राम करने दें। श्री केदारनाथ जी द्वारा रचित ये पंक्तियां बहुत रूपों में नदी नारी की अस्त व्यस्त जीवन की झलक दिखती है। क्या गौरी क्या शावरी संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। क्या गौरी क्या शावरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीत का संग्रह करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्र की यात्राएं की थी तथा इन स्थानों के संस्मरणों को भावनात्मक शैली में उन्होंने लिखा। क्या गौरी क्या शावरी तथा रेखाएं बोल उठी। सत्यार्थी के संस्मरणों में अनेक ढंग के संग्रह हैं। सत्यार्थी जी प्रमुख कृतियों तथा उनका प्रकाशन देवेंद्र सत्यार्थी। हिंदी में लोक गायन धरती गाती है 1948, बेल फूले आधी रात 1949, बाजत आवे ढोल 1950, चित्रों में लोटियां 1951, कहानी संग्रह चट्टान से पूछ लो 1949, चाय का रंग 1949, नए धान से पहले 1950, सड़क नहीं बंदूक 1950, रथ के पहिए 1950, कठपुतली 1951, दूध गाछ 1951, ब्रह्मपुत्र 1955, कथा कहो उर्वशी 1956, तेरी कसम सतलुज 1989। निबंध तथा रेखाचित्र की हिंदी एक युग का प्रतीक 1949, रेखाएं बोल उठी 1949, क्या गौरी क्या शावरी 1950, कला के हस्ताक्षर 1955, आत्मकथा लेखन चांद सूरज की बीरन 1954, नील यक्षिणी 1986, सफरनामा पाकिस्तान 1989। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण यह किसका कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। सूफी भी किसी एक परोक्ष ईश्वर को अपने प्रेम का आलंबन बनाते हैं और प्रेम के रहस्यवादी साधना में प्रवृत्त होते हैं। वह परोक्ष शक्ति दिव्य और अलौकिक रूप वाली है। भक्त के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कबीर मध्यकालीन संतों और भक्तों की परंपरा में एक शास्त्रीय तत्वज्ञान और वर्णाश्रम व्यवस्था विरोधी निष्पक्ष और निर्णय भक्त के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य में आदि रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर के रहस्यवादी कवि व्यक्तित्व की ओर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का ध्यान उत्कृष्ट हुआ था। तत्पश्चात श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल ने इनके रहस्यवाद पर विचार किया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली 1928 की भूमिका में तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद 1930 में कबीर को एक सच्चा रहस्यवादी कवि बताया है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्य को स्वीकार नहीं किया है। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक आलोचना ग्रंथ के एक पाठ रूप और अरूप, सीमा और असीमा में इस पर चर्चा की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया है तो दिसंबर 1957 को। आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश तिथि दिसंबर 1957 ईस्वी। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें प्रचलित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इनका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया तथा 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। जब रेडियो प्रसारण का युग आया 1936 में सबसे पहले
M.V. गोपाल स्वामी ने रेडियो से प्राप्त ध्वनि के लिए आकाशवाणी शब्द का उपयोग किया। उन्होंने अपने घर वित्तल बिहार में ही भारत का प्रथम निजी रेडियो स्टेशन स्थापित किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1957 में भारत के सार्वजनिक रेडियो प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रसारण का नाम आकाशवाणी रख लिया। अनुभव किया गया कि आकाशवाणी शब्द भारतीय रेडियो प्रसारण सेवा के लिए अत्यंत उपयुक्त शब्द है। विरह वारिस रीत काव्य धारा के किस कवि की कृति है? बोधा। विरह वारिस रीत काव्य धारा के बोधा कवि की कृति है। बोधा हिंदी साहित्य के रीतकालीन कवि थे। उन्हें विप्लव, वियोग, श्रृंगार रस की कविताओं के लिए जाना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोधा की नीति संबंधी अनेक छंदों का उल्लेख किया है। बोधा की दो पंक्तियां प्रमुख हैं। विरह वारिस वियोग श्रृंगार की कविता है तथा इसके नामा श्रृंगार परक कविताएं। रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियां बोधा, विरह वारिस तथा इसके नामा दो कृतियां हैं। ठाकुर ठसक एवं ठाकुर शतक, आलम, आलम केल, माधव नल, माधव कामकंदला, सुदामा चरित तथा श्याम स्नेही। घनानंद, सुजान सागर, सुजान हित और इश्कलता, विरह वारिस, वियोगवेली, कृपाकांड, निबंध। रस किरवेली, यमुना यश, लोकसार, प्रीत प्रवास, पदावली तथा प्रकीर्णक छंद। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ था? तो अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। गियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से मानते हैं, जबकि धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सरस्वती अपभ्रंश से हुआ है तथा पश्चिमी हिंदी प्रकृत की परंपरा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। जबकि पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। विशल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। राजमती। विशल देव रासो की नायिका राजमती है। विशल देव रासो 16वीं सदी के कवि लेखक नरपत नाल द्वारा राजस्थानी में रचित ग्रंथ है, जिसमें अजमेर के विशल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ क्रिया तथा संज्ञा के स्वरूप में अपभ्रंश पर आधारित है। इसकी भाषा में राजस्थानी गुजराती भाषाओं का सम्मिश्रण है। इसमें विशल देव के विवाह, उसकी उड़ीसा यात्रा तथा उसकी रानी के विरह का रोमांचक वर्णन है। यह एक नीति काव्य है। नरपत नाल पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की सुप्रसिद्ध रचना विशल देव रासो के कवि हैं। इस रचना में उन्होंने अपने को कहीं नरपत लिखा है और कहीं नाल। संभव है कि नरपत उनकी उपाधि रही हो और नाल उनका नाम हो। उसके जीवन से जुड़ी अधिकांश बातें, जैसे कि उनका समय कब का है तथा वो कहाँ के निवासी थे, अज्ञात है। विशल देव रासो की रचना 14वीं सदी विक्रम की मानी जाती है, इसीलिए नरपत नाल का समय भी इसी के आसपास माना जा सकता है। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है तो लबड़ धोधो प्रहसन बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद द्वारा रचित हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। जीपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, जीपी श्रीवास्तव एवं गंगा प्रसाद द्वारा लिखित प्रमुख नाटक है राज्याभिषेक 1910, उलटफेर 1918, नोक-झोंक 1918, दुमदार आदमी 1919, गड़बड़झाला 1919, मर्दानी औरत 1920। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ का जूता मियाँ का सर 1926। विवाह विज्ञापन 1927, भूल चूक 1928, मिस अमेरिकन 1929, चोर के घर छिछोर 1933, चाल बेढब 1934, साहित्य का सपूत 1934, स्वामी चौखटानंद 1936। बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा लिखित नाटक एवं प्रकाशन वर्ष: कुरुवन दहन 1912,
वेणी संहार का अनुवाद है ये। फिर है वेन चरित्र 1921, तुलसीदास 1922, दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1928, चुंगी की उम्मीदवारी 1912, लबड़ धोंधो 1926, विवाह विज्ञापन 1927, मिस अमेरिका 1929, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पे माह, ऐसे जन जन में रहे गुर को भूले नाहि। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सुंदरदास की हैं। प्रश्नगत पंक्तियाँ सुंदरदास की हैं। सुंदरदास की कुल छोटी बड़ी 42 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास संस्करण पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित होकर सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता से सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। जबकि कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं किसी काव्य की रचना नहीं की है। उपदेश देते समय उन्होंने जिन दोहों एवं पदों का प्रयोग कर दिया, उन्हीं को उनके धर्मदास आदि शिष्यों ने संग्रहित कर दिया। बस यही कबीर का काव्य है। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है, जिसकी शबद, साखी तथा रामायणी 3 भाग हैं। कबीर ग्रंथावली, कबीर रत्नावली नाम से कबीर की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। सहजोबाई की एकमात्र प्रमाणीकृत सहज प्रकाश है। सहजोबाई ने दोहा चौपाई कुंडलियाँ लिखी हैं। सहजोबाई ने अपनी रचनाओं में गुरु को ईश्वर से अधिक मान्यता दी है। संत रविदास प्रभावित भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है। रविदास के आदर्शों एवं उपदेशों को मानने वाले रैदास पंथी कहलाते थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। रैदास की यह पंक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को प्रेरित करती हैं। रविदास के पद, नानक भक्ति सूत्र तथा रविदास की वाणी आपके प्रमुख संग्रह हैं। साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन अथवा एक आलोचना ग्रंथ है। आलोचना या समालोचना किसी वस्तु विषय की उसकी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। इसमें पाठ, अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंद्र युग से ही मानी जाती है। विकल्प में दिए गए लेखकों की रचनाएं तथा उनका प्रकाशन। लेखक एवं रचनाएं। प्रकाशन वर्ष नामवर सिंह। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952। पृथ्वीराज रासो की भाषा 1956। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954। छायावाद 1955। इतिहास और आलोचना 1957। नई कहानी 1964। कविता के नए प्रतिभान 1968। दूसरी परंपरा की खोज 1982। वाद विवाद संवाद 1989। आलोचना के मुख से 2005। श्याम सुंदर दास की रचनाएं। साहित्य लोचन 1922। भाषा विज्ञान 1923। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। रूपक रहस्य 1931। मेरी आत्मकहानी 1941। साहित्य लेख 1945। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। नैषद चरित चर्चा 1899। नाट्य शास्त्र 1904। विक्रमदेव चरित चर्चा 1907। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907। संपत्ति शास्त्र 1907। संपत्ति शास्त्र 1907। शांति धर्म 1913। मैत्री धर्म 1913। गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं हैं तो शांति धर्म 1913, मैत्री धर्म 1913, काव्य शास्त्र 1915, तर्कशास्त्र 1916, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास 1917, फिर निराश क्यों 1918, नवरस 1933, प्रबंध प्रभाकर 1933, निबंध रत्नाकर 1934, विज्ञान विनोद 1937, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1940। नेक्स्ट है इतिहास। सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में इनके बलिदान की गाथा अंकित की गई है।
अंकित की गई है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक भारतीय पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वह असहयोग आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक थे, जिन्होंने कभी विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 93 का अनुवाद किया था और ज़्यादातर हिंदी भाषा के समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सिया रामशरण गुप्त दीर्घकालीन हिंदी कविताओं के लिए सन 1962 ईस्वी में हीरक जयंती में सम्मिलित किए गए। आपको सन 1941 ईस्वी में पुरस्कार सुधाकर पादक नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रदान किया गया। आपकी प्रमुख रचनाएं एवं उनका प्रकाशन वर्ष: मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, आरदा 1927, विषाद 1925, दूर्वा दल 1924, आत्मोत्सर्ग 1931, पथे 1933, मृणमयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946। कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो लोकगीत। कजरी लोक साहित्य लोकगीत विधा के अंतर्गत आती है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। कजरी वर्ष ऋतु का लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है। कजरी गायन में बनारस घराने की खास दखल है। कजरी के 4 अखाड़े हैं: पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा एवं अक्खड़ अखाड़ा है, जो मुख्यतः बनारस, बलिया, चंदौली और जौनपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है। अंग जनपद के अंगिका लोकगीत को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। संस्कार गीत, इसके अंतर्गत संस्कारों की संख्या 16 मानी जाती है, जैसे सोहर, खिलावन, मुंडन, जनेऊ, विवाह, कोहबर और बैठी विदाई, समुझावन, गौना आदि गीत आते हैं। ऋतु गीत, इसके अंतर्गत कजरी, बारहमासा, फगुआ, चैत आदि आते हैं। व्यवहार या श्रमिक गीत, इसके अंतर्गत जत, सार, रोपनी, कोल्हू, मल्हार आदि गीत आते हैं। पर्व त्योहार के गीत, इसके अंतर्गत छठ गीत, तीज और ज्योतिया, कर्मा, बिहुला, विषहरी आदि के गीत आते हैं। धार्मिक गीत, इसके अंतर्गत शीतला माता का गीत, प्रभावी, निर्गुण, ग्राम देवता आदि आते हैं। लीला गीत, इसके अंतर्गत झूमर और झूलन गीत आते हैं। लोरी, इसमें नौजवान शिशुओं के गीत आते हैं। बाल क्रीड़ा गीत, इसके अंतर्गत खेल गीत आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। यह सही है। फिर है हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, ये भी सही है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी जुगल किशोर थे, यह अशुद्ध है ना। इस उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, ये भी सही है। तो जो उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी जुगल किशोर नहीं बल्कि जुगल किशोर थे। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 में कलकत्ता के कोलू टोला नामक मोहल्ले की 37 नवंबर आमड़तल्ला गली के जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी साप्ताहिक पत्र इसको निकालने का आयोजन किया। उदंत मार्तंड पुरस्कार 12x8 छपता था तथा हर मंगलवार को निकलता था। इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियां प्रकाशित होती थी तथा उस समय के वैज्ञानिक खोजों तथा आधुनिक जानकारियों को भी महत्व दिया जाता था। इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक मध्यदेशीय भाषा कहते थे। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलना प्रायः असंभव था। कंपनी सरकार ने ईसाई मिशनरियों के पत्र को तो
डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु बहुत प्रयास के बावजूद उदत्त मार्तंड को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इस पत्र के कुल 79 अंक प्रकाशित हो पाए थे कि 1.5 साल बाद दिसंबर 1827 ईस्वी को इसका प्रकाशन बंद हो गया। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ अक्ष उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ है? तो 1952 में। उपेंद्र नाथ अक्ष का उपन्यास गर्मराख सन 1952 में प्रकाशित हुआ है। उपेंद्र नाथ अक्ष गर्मराख और गिरते दीवार हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा के उपन्यास हैं। अक्ष जी की कहानियां प्रेमचंद्र के आदर्शों की यथार्थवाद तथा विकास क्रम में प्राप्त विशुद्ध यथार्थवादी परंपरा की है। अक्ष जी का उपन्यास कहानी, कला और रचना शिल्प, स्पष्ट कथा तत्व के सहित मूल चरित्र के केंद्रबिंदु से परिपूर्ण है। अक्ष जी के समस्त चरित्र, उपन्यास, नाटक अथवा कहानी किसी भी साहित्य प्रकार में सर्वथा यथार्थ है। उनमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं और राग द्वेष का प्रतिनिधित्व होता है। अक्ष जी को सन 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक। तार सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक का एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप से है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। आज भी अनेक काव्य प्रेमियों में इस संग्रह की कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के इस रचनाशील दौर में स्मृतियां जगाएंगी, जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग का एक साथ करना ही कवि के कर्म को सार्थक बनाता था। तार सप्तक में गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भाषा भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। इसी क्रम में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक तथा तीसरा सप्तक प्रकाशित किया। बाद में नामवर सिंह ने चौथा सप्तक भी प्रकाशित किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास था। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसमें पहली बार हिंदी साहित्य के कवियों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया था। इसमें हिंदी साहित्य के काल को 11 अध्यायों में बांटा गया था। एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में हुई। सोसाइटी का नाम पिछले 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा। सन 1984 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान है। ये भाषा
ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा, नारी विषयक कार्यों में सक्रिय रूप में भागीदार। फिगरेट नामक महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 1966 से 1976 तक। चमड़े तथा सिलाई वस्त्रों की निर्यातक। अपनी कंपनी न्यू होराइजन लिमिटेड की प्रबंध निदेशिका। हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवित्री तथा नारीवादी चिंतक, समाज सेविका थी। उन्हें कलकत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक मात्र महिला होने का गौरव प्राप्त था। वे केंद्रीय हिंदी संस्थान की सदस्य थी। डॉक्टर प्रभा खेतान के साहित्य में यंत्रणा को आसानी से देखा जा सकता है। बंगाली स्त्रियों के बहाने उन्होंने स्त्री जीवन में काफ़ी बारीकी से झांकने का बखूबी प्रयास किया है। अपने कई निबंध भी लिखे हैं। डॉक्टर प्रभा खेतान को जहां स्त्रीवादी चिंतक होने का गौरव प्राप्त हुआ है, वहीं वे स्त्री चेतना के कार्यों में सक्रिय रूप से भी आप हिस्सा लेती रही हैं। इन्हें प्रतिभाशाली महिला पुरस्कार और टॉप पर्सनालिटी अवार्ड भी प्रदान किया गया। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान का महापंडित राहुल संकीर्तन पुरस्कार राष्ट्रपति ने उन्हें अपने हाथों से प्रदान किया। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है। मम्मट। भारत के रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम मम्मट का नाम अशुद्ध गलत है, क्योंकि भारत के रस सूत्र से 4 व्याख्याकार हैं लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त। उन्होंने एक सिद्धांत पर व्यापक रूप से अपना मत रखा है। भट्ट लोल्लट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामाद एवं नट को माना है। रस की स्थित मूल पत्रों से माना है। शंकुक ने इस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की संकल्पना की है। इससे सामाजिक नट ने रस की अवस्थित मानकर रस का अनुमान करते हैं। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। भट्टनायक ने अपभ्रंश दर्शक सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है तथा काव्य की 3 क्रियाएं माना है। अभिधा, काव्यार्थ की प्रतीत, भावकत, साधारणीकरण, भोजकत, रस का भोग। अभिनवगुप्त ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किया है। उनके अनुसार स्थायी भाव सहृदय एवं सामाजिक के हृदय में वासना रूप में, संस्कार के रूप में पहले ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं। गोरख जगाया जोग भगति भगाया लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह तुलसीदास की। गोरख जगाया जोग भगति भगाया लोग तुलसीदास की पंक्तियां हैं। गोरख जगाया जोग भगति भगाया लोग का प्रसंग कलिकाल वर्णन है, जिसमें कवि तुलसीदास कहते हैं कि वर्ण धर्म गया और सब आश्रम के लोगों ने अपना स्थान पद छोड़ दिया है। डर से चकित होकर परावना भगी सी पड़ी है। काम, उपासना, भक्ति, ज्ञान की बुरी इच्छाइयों ने कर्म आदि का नाश किया। नाश किया। कवितावली कवित रामायण तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। यह 7 कांडों में विभक्त 325 कवित छंदों की रामकथा है। उपयुक्त पंक्तियां इस काव्य से हैं। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। तो रिचर्ड की रचना है दी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दी मीनिंग ऑफ मीनिंग और दी बायोग्राफिया लिटरेरिया, यह सिमोन टेलर की यानी कॉलरिज की है। और कॉलरिज ऑन दी इमेजिनेशन जो है यह भी रिचर्ड की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड की रचना नहीं, अपितु यह रचना सैमुअल टेलर कॉलरिज की है। सैमुअल टेलर कॉलरिज एक एवं अंग्रेज कवि
सैमुअल टेलर कॉलेरिज एक अंग्रेज कवि, दार्शनिक एवं रोमांस लेखक थे। इन्होंने अपने मित्र विलियम्स वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में रोमांस आंदोलन की शुरुआत की और लोक पोएट्स की स्थापना की थी। कॉलेरिज अपनी कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मोरिनल और कुबला खान के लिए जाने जाते हैं। इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड अंग्रेजी के प्रभावशाली आलोचक तथा वक्ता थे। ये 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक हैं। पाश्चात्य समीक्षकों में आई. रिचर्ड का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आई. रिचर्ड द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, यह रचना C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर मीनिंग ऑफ मीनिंग है ना, इसका प्रकाशन जो है 1922 में, मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में यह C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर की थी। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का प्रकाशन 1925 में, साहित्य लोचन इसका हिंदी नाम होगा। साइंस एंड पोट्री 1925, विज्ञान और कविता। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, व्यवहारिक आलोचना। कॉलेरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलेरिज की कल्पना 1935। द फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर, शब्दता का दर्शन 1936। सैमुअल टेलर कॉलेरिज, बायोग्राफी लिटरेचर, कल्पना सिद्धांत का विवेचन। एड्स टू रिफ्लेक्शन, द फ्रेंड, लिरिकल वैलेट्स, चर्च एंड स्टेट। हृदय की आधुनिक वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई है तो श्रद्धा के प्रति। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के सद्य सर्ग से अवतरित किया गया है। इस पंक्ति में श्रद्धा के प्रति कही गई उक्ति है। कामायनी में श्रद्धा खंडकाव्य के अनुसार श्रद्धा का संक्षिप्त परिचय और पलायनवादी व्यक्ति के लिए आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती है। कामायनी श्रद्धा सर्ग के अनुसार जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि काव्यात्मक सुंदर कामायनी का श्रद्धा सर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कोई भी देश है। महाराज किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य में। यह भी कोई देश है। महाराजा यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना। इन स्थानों की प्रकृति, विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विशिष्ट वर्गों के साथ संबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त हो जाती है। साहित्य में उन्हें के यात्रा वृत्तांत साहित्य का दर्जा दिया जा सकता है, जिसमें लेखक की अपनी प्रकृति भी प्रतिबिंबित होती है। यात्रा वृत्तांत में लेखक की फक्कड़ता, घुमक्कड़ी, वृत्ति विलास, सौंदर्य बोध और ज्ञानार्जन की उत्कृष्ट अभिलाषा परिलक्षित होनी चाहिए। लेखक के मन पर वह जगत की जो प्रतिक्रिया होती है, जो भावनाएं मन में उठती हैं, उसी को वह कवि गहराई के साथ व्यक्त करता है। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने की है? कृष्णदेवराय उपाध्याय। उपरोक्त परिभाषा कृष्णदेवराय उपाध्याय की है। उपाध्याय जी के अनुसार सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहज अवस्था में वर्तमान में जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है, उसे लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य को प्रभाषित करने वाले अन्य विद्वानों का मत इस प्रकार है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपनी ही मानता है। इसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। डॉक्टर रविंद्र भंवर के अनुसार लोक साहित्य जनमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौलिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत वह
समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें आदिमानव के अवशेष उपलब्ध हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक साहित्य लोक जीवन को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है। यह सर्वसाधारण की संपत्ति है। लोक साहित्य जीवन का वह समुद्र है जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। इस साहित्य में लोक जीवन की सच्ची झलक देखने को मिलती है। निम्नलिखित समीक्षकों से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी साहित्य के महान आलोचक रामविलास शर्मा उन गिने चुने विचारकों में से थे जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे बड़ी और सबसे सटीक व्याख्या की। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करते थे, लेकिन जहां भी उचित लगा उन्होंने मार्क्सवाद को लीक छोड़ने में भी कभी गुरेज नहीं किया। वे केवल आर्थिक पक्ष को आधार मानने के मार्क्सवादी सिद्धांत से कभी सहमत नहीं रहे। उन्होंने भारत के संदर्भ में मजदूरों के अलावा किसानों को भी क्रांति का सिपाही बताया था। वे यह भी मानते थे कि साहित्य केवल क्रांति के लिए होता है, आनंद के लिए नहीं। और महाकवि निराला का मूल्यांकन करते हुए रामविलास शर्मा ने जन्मजात प्रतिभा जैसी चीज को स्वीकार कर लिया जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृत चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। दोनों सही है। नेक्स्ट है उपयुक्त दोनों कथन सही है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ वस्तु वर्णन और आख्यान की प्रधानता, आदर्शवाद बौद्धिकवाद की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों के वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाए। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्ति कथा पर आधारित बल दिया जाने लगा तथा प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। द्विवेदी युग के लगभग सभी कवियों ने देशभक्त एवं राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं की जो स्वाभाविक रूप से उस युग की राजनीतिक चेतना एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना का परिणाम था। इनकी कविताओं में अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश एवं भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कथन के माध्यम से द्विवेदी जी का मानना है कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना जाना चाहिए, राष्ट्र समाज एवं विश्व की दृश्य नहीं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख कथन है। आध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोड़े लोग पहुंच सकते हैं, बाकी लोग छोटे मोटे दुनियावादी टंटों में उलझे रह जाते हैं। वे आध्यात्मिक आदर्श को विकृत कर देते हैं। कभी कभी शिष्य परंपरा में ऐसे शिष्य निकल जाते हैं जो मूल संप्रदाय प्रवर्तक से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। फिर भी संप्रदाय परंपरा का अभिशाप यह है कि उनके भीतर रहने वाले का स्वाधीन कम हो जाता है। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखकारक और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है। पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीपशिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती और जाह्नवी की वाग्धारा को धरती का कलुष स्पर्श भी नहीं करता। लालटेन शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। लालटेन विदेशी शब्द है। लालटेन शब्द अंग्रेजी के लैंटर्न शब्द का अपभ्रंश है। केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल या दक्षिण भारत में घासलेट भी कहते हैं, लालटेन के आविष्कार का कारण बना। लालटेन को
परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेलगाड़ी के सिग्नल देने के लिए इसकी मुख्य भूमिका है। इसकी मुख्य भूमिका है। केरोसिन लालटेन के कुछ खतरे भी हैं। ज्वलनशील ईंधन, विषाक्त गैसों का उत्सर्जन लालटेन का मुख्य दुर्गुण है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। कुछ लालटेन बैटरी संचालित होती हैं जो केरोसिन लालटेन की तुलना में आसानी से उपयोग में आने वाली अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। केदारनाथ ने जयचंद्र प्रकाश नाम का महाकाव्य लिखा जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप तथा पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार जयचंद्रिका नाम एक बड़ा ग्रंथ जो कि उपलब्ध नहीं है, केवल इनका उल्लेख सिंधायच दयाल दास कृत रठौड़ा ख्यात में मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक भंडार से सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आज से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद्र का गुणगान किया है। रासों में चंद्र और भट्ट केदार के संवाद का उल्लेख एक स्थान पर मिलता है। भट्ट भगत पर विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद्र के कवि नहीं, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्धृत है। प्रथम में विधाता ते प्रकट भय बंदीजन पुण्य पृथ्वी यज्ञ ते प्रकाश सरसात है। मौसुत सौनक न बाचत पुराण रहे जैसे को बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के केदार गौरी शाहजू के गंग अकबर के बखाने गुन गाते हैं। काव्य कैसे मास अजनाश धान भाटन को लूटी घेरे ताको खुरा खोज मिट जाते हैं। लूटी घेरे ताको खुरा खोज मिट जाते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन उत्थान प्रकरण 1 में कहा है। शुक्ल जी ने इस कथन के माध्यम से आधुनिक गद्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से बताया है। शुक्ल जी के अनुसार कथन है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया है कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए प्रेम धन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यह पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। अभी हिंदी की कविता हुई कहाँ सूर, तुलसी बिहारी आदि ने जिनमें कविता की वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के लिए है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक नाम है देश का भविष्य। झूठा सच दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य है। झूठा सच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट एवं बृहत्काय उपन्यास है जो 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग का शीर्षक वतन और देश 1958 में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ तथा दूसरा भाग शीर्षक देश का भविष्य के नाम से 1960 में प्रकाशित हुआ। झूठ सच देश विभाजन और उसके परिणाम के चित्रण की काफी ईमानदारी से लिखी गई कहानी है, पर यह उपन्यास इसी कहानी तक सीमित नहीं है। देश के विभाजन की शीरण उत्पन्न करने वाली इस कहानी में स्नेह, मानसिक और शारीरिक आकर्षण, महत्वाकांक्षा, घृणा, प्रतिहिंसा आदि की अत्यंत सहज प्रवाह से बढ़ने वाली मानवतापूर्ण कहानी है। मानवतापूर्ण कहानी
है।